दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 55। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही आव्या की नज़र अचानक ही पानी पूरी पर जाती है। वो जैसे ही वो देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। आव्या रुद्र से कहती है, रुद्र, मुझे पानी पूरी खानी है। रुद्र एक नज़र पानी पूरी की ओर देखता है, फिर आव्या की ओर देखता है। आव्या अपने मासूम चेहरे से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भी मासूमियत साफ झलक रही थी। रुद्र उसकी आंखों में देखकर कहता है, कहीं और जाकर खाते हैं। आव्या तुरंत नाम में सिर हिलाती है। वो रोंदू आवाज में कहती है, मुझे अभी तुरंत खानी है। आव्या के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर रुद्र ने उसे मना किया तो आव्या अभी रो देगी। रुद्र के पास अब कोई चारा नहीं था। वो आव्या को लेकर पानी पूरी वाले ठेले के पास लेकर जाता है। आव्या तो खुशी से उछल उछल कर जा रही थी, हालांकि वो इतना ज्यादा भी नहीं उछल रही थी। दोनों ठेले के पास पहुंचते हैं। आव्या पानी पूरी वाले को देखकर कुछ सोचती है, फिर रुद्र को देखते हुए कहती है, रुद्र, मुझे तुम्हारे हाथों से बनाई हुई पानी पूरी खानी है। तुम मेरे पानी पूरी वाले बन जाओ। रुद्र आमने सामने देखते हुए कहता है, नो वे। आव्या अपना मुंह बिगाड़ लेती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे हाथों से बनाई हुई पानी पूरी खानी है। मुझे बस तुम्हारे हाथों की बनाई पानी पूरी खानी है। आव्या की आंखों से अपने आप आंसू बह जाते हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रुद्र उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कंट्रोल योर इमोशंस बेबी गर्ल। आव्या रोंदू सा चेहरा बना लेती है। रुद्र एक गहरी सांस लेकर कहता है, ओके। रुद्र का ओके सुनते ही आव्या फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पानी पूरी वाला तो उन दोनों को ही देख रहा था। वो आव्या की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र के मानते ही वो पानी पूरी वाला साइड हो जाता है। रुद्र सबसे पहले तो अपने हाथ धोता है, फिर वो ग्लव्स लगाता है। रुद्र पानी पूरी वाला बन चुका था। आव्या कुछ सोचते हुए रुद्र के रुमाल को निकालकर उसके माथे पर बांध देती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब लग रहे हो ना पानी पूरी वाले, अब जल्दी से मेरे से पानी पूरी बनाओ। रुद्र एक पल के लिए आव्या को घूरता है, पर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि आव्या के इमोशंस चेंज की वजह उसके 3 बच्चे थे। आव्या चाहकर भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती थी। रुद्र आव्या को बाउल देता है। आव्या खुशी से ले लेती है। रुद्र पूरी लेकर उसमें आलू भरता है और पानी के साथ आव्या को देता है। आव्या पानी पूरी लेकर अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और उसे खा लेती है। पानी पूरी खाते ही वो अपने हाथ से इशारा करती है कि बहुत अच्छी बनाई। रुद्र अपने काम में लगते हुए फिर एक पानी पूरी आव्या को देता है। इस बार आव्या रुद्र की ओर बढ़ाती है। रुद्र वैसे तो ऐसी चीजों से परहेज करता था, लेकिन वो आव्या के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसने गलती से भी ना किया तो आव्या रो पड़ती। आव्या के खिलाने से रुद्र खा लेता है। ऐसे ही आव्या पानी पूरी का मजा लेने लगती है। इतने हैंडसम से लड़के को पानी पूरी बेचता देख तो लोग शॉक थे, क्योंकि रुद्र की ड्रेस भी अभी भी अच्छे खासे थे और ब्रांडेड भी थे। कोई नहीं मान सकता कि ये पानी पूरी वाला है। असल में भी तो वो पानी पूरी वाला नहीं था। कुछ लड़कियां तो वहां खाने के लिए भी आ गईं, जिन्हें देखते ही रुद्र का पारा हाई हो जाता है। वहीं धीर तो हमेशा ही रुद्र के साथ ही रहता था, चाहे आगे रहे या पीछे। रुद्र को पानी पूरी वाले वेश में देखकर तो उसे पहले हंसी आती है, पर वो रुद्र के सामने नहीं हंस सकता था। धीर वहां आ रहे लोगों को फिलहाल के लिए उनसे दूर कर रहा था। वहीं जब आव्या का पानी पूरी से मन भर जाता है तो वो कहती है, एक प्लेट दही पूरी लगा दो भैया। रुद्र के हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वो आव्या को घूरते हुए कहता है, भैया। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैं पानी पूरी वाले को ऐसे ही बुलाती हूँ। बोलते हुए आव्या एकदम से हंसने लगती है। आव्या बस रुद्र के साथ मजाक कर रही थी। आव्या अब कहती है, अच्छा सॉरी, भैया नहीं बोल रही, तुम तो मेरे सैया हो। चलो बनाओ मेरे लिए दही पूरी। रुद्र आव्या को अब तक घूर रहा था। वो अब दही पूरी बनाने में लग जाता है। जब आव्या की दही पूरी बन जाती है तो रुद्र अपनी पानी पूरी वाली गेटअप को चेंज कर लेता है। वो तुरंत आव्या को लेकर वहां से चला जाता है। आव्या खाते हुए ही उसके साथ जा रही थी। धीर पानी पूरी वाले को पेमेंट कर देता है और खुद भी उनके साथ चला जाता है। आव्या खाते हुए कार में बैठती है। वो अब रुद्र को जैसे भूल ही चुकी थी। वो अपनी दही पूरी की दुनिया में जा चुकी थी। जब उसकी दही पूरी खत्म होती है तो आव्या रुद्र को देखती है, जो एकटक उसे खाते हुए देख रहा था। रुद्र आव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल, आगे चलकर तुम ये सब नहीं खा सकती। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे जो खाना होगा तुम मुझे वही खिलाओगे, वरना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र अब आव्या से नजरें हटा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि आव्या से बहस करना बेकार है। दोनों घर पहुंचते हैं। रुद्र घर में रुद्र किसी को ये नहीं बताता कि आव्या की कोख में 3 बेबीज हैं। अगर वो बता देता तो ना नैना उसे यहाँ से जाने देती और ना ही काव्या। रुद्र को किसी भी हालत में बस आव्या को यहाँ से लेकर जाना था। यहाँ उसे खतरा है, उसे ये साफ पता था। रुद्र और
और आव्या अपनी सारी पैकिंग करने के बाद घर से निकल जाते हैं। वो दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। फ्लाइट भी उड़ान भर लेती है। रुद्र और आव्या को रुद्र का पूरा परिवार छोड़ने आता है। जब दोनों चले जाते हैं तो वो लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। घर में पहुंचते ही नैना सोफे पर बैठ जाती है। सुहानी नैना को देखकर पूछती है, माँ आपको पानी ला दूं? नैना हाँ में सिर हिला देती है। नैना अब आव्या के बारे में सोच रही थी, रुद्र उसे हैंडल कर पाएगा या नहीं। नैना ये सब सोच ही रही थी, तभी सुहानी उसे पानी देती है। नैना पानी लेकर एक सिप लेती है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है, पटना से थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट ब्लास्ट हो गई। खबरों की माने तो फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 15 मिनट हुए थे कि वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गई। नैना के कानों में जैसे ही ये न्यूज पड़ती है तो उसके हाथ से एक ग्लास अपने आप गिर जाता है। नैना का दिल डर से बहुत तेजी से धड़क उठता है, क्योंकि यही तो वो फ्लाइट थी जिसमें रुद्र और आव्या गए थे। नैना इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वहीं सुहानी आव्या को कॉल मिला रही थी। द्रांश और अंतरा बिल्कुल शांति से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चिंता सिर्फ नैना और सुहानी के चेहरे पर दिख रही थी। सुहानी कॉल कर रही थी पर आव्या का फोन स्विच ऑफ था। सुहानी द्रांश को इतना नॉर्मल देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहती है, दंश आप इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं? देखिए माँ कितनी परेशान है। सुहानी के बोलने से द्रांश नैना को देखता है। अपने आंसुओं को रोक कर रखने की वजह से नैना की आंखें लाल हो चुकी थी। द्रांश शांति से उठकर नैना के पास जाता है और उनके पैर के पास बैठ जाता है। क्योंकि द्रांश सेम रुद्र जैसा दिखता था तो नैना को भी एक पल के लिए एहसास हुआ कि ये रुद्र ही है। द्रांश नैना के हाथ को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखता है। नैना भी द्रांश की आंखों में देखती है। नैना उसे देख ही रही थी, तभी उसे द्रांश की आवाज आती है, मॉम। द्रांश के ये बोलते ही नैना को इतना सुकून मिलता है जैसे उसका खोया हुआ बेटा उसे मिल गया हो। नैना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सुहानी तो द्रांश के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह जाती है। जब द्रांश नैना के नीचे बैठा तभी सुहानी हैरान हो चुकी थी, पर उसे अच्छा भी लगा। द्रांश नैना की आंखों में देखकर कहता है, मॉम वो दोनों अपने प्राइवेट जेट में गए हैं, सो रिलैक्स। नैना की आंखों से एकदम से ही आंसू बह जाते हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हारे डैड को कभी सेड्यूस नहीं किया। बोलते ही वो रोने लगती है। नैना को पता था कि द्रांश उससे नफरत करता है और ये बात उसे दर्श ने बताई थी। ये जानकर उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई कि द्रांश उसे ऐसा समझता है, जबकि उसने तो कभी रुद्रांश के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो तो उससे भागना चाहती थी। नैना बस एक मौका चाहती थी कि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके, और आज उसे ये मौका मिल चुका था। नैना को ऐसे रोते हुए देखकर द्रांश अपने घुटनों के बल खड़ा हो जाता है और नैना को गले लगा लेता है। सुहानी बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। द्रांश को आज पहली बार एक ऐसे महसूस हो रहा था जो उसने जिंदगी में आज तक कभी महसूस नहीं किया था। काफी देर तक वो सुकून से नैना के गले लगे रहता है, फिर अलग होकर नैना के आंसुओं को पोंछता है। नैना एकटक उसे देख रही थी। अब तक उसके आंसू पोंछने वाले रुद्र और अव्यान थे, लेकिन अब उसका और एक बेटा आ चुका था। द्रांश अब वहां से उठकर सीधे कमरे की ओर चला जाता है। नैना और सुहानी उसे देखती रह जाती हैं। दोनों को ये समझ आ रहा था कि द्रांश अपने सारे इमोशंस को दिखाना नहीं चाहता। द्रांश कमरे के अंदर जाकर सीधे बैल्कनी में जाता है और रुद्र को कॉल करता है। कुछ ही मिनट में उधर से कॉल रिसीव होती है। तभी द्रांश कहता है, एक इंसान को मारने के लिए पूरी फ्लाइट ब्लास्ट करवानी ज़रूरी थी। उधर से रुद्र की आवाज़ आती है, हाँ बिल्कुल ज़रूरत थी। वैसे बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें उनकी। द्रांश एक गहरी सांस लेता है पर कुछ बोलता नहीं। रुद्र उधर से अब कहता है, ओके फाइन, मेरी बेबी गर्ल सो रही है और मेरे बात करने से उसे डिस्टर्ब हो रहा है। इतना कहते ही वो कॉल कट करता है। रुद्र आव्या को सोए हुए देखकर उसके गाल को धीरे से सहलाता है। आव्या बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी। रुद्र आव्या के बालों को चेहरे से प्यार से हटाते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। आव्या कसमसाते हुए रुद्र को टाइटली पकड़ लेती है। वहीं इधर द्रांश को अपने बचपन से लेकर अब तक उसे जो ट्रेन कर रहा था उसकी याद आ रही थी। असल में द्रांश को एक आदमी ने बच्चे से लेकर अब तक ट्रेन किया था, जो कि रुद्रांश के कहने पर था। जब रुद्र बच्चा था तब भी उसी को बुलाया गया था। वो इंसान रुद्रांश का बहुत ही ज़्यादा चहीता था, जिसे द्रांश भी बहुत चाहता था। आफ्टर ऑल उसने ही उसे सब कुछ जो सिखाया था। आज जब वो रुद्र और आव्या के साथ एक मकसद से जा रहा था, तो सबसे पहले तो रुद्र ने सारे पैसेंजर्स को एक अलग ही फ्लाइट में बिठा दिया था, या यूं कहें कि उसे बिठाते ही वो खुद आव्या को लेकर भी निकला और सारे पैसेंजर्स को भी निकाल दिया। उस इंसान को पता इसीलिए नहीं चला क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। द्रांश को इस वक्त बचपन की वो सारी यादें याद आ रही थी। उसका गुरु याद आ रहा था। तभी उसे पीछे से सुहानी हक कर लेती है। सुहानी द्रांश की पीठ पर गाल रखकर कहती है, दंश मुझे आपसे कुछ कहना है। द्रांश सुहानी की ओर मुड़कर देखता है। सुहानी जल्दी से अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लेती है। द्रांश सुहानी की कमर पर अपने हाथ लपेट लेता है। दोनों अपनी आंखों में देखने लगते हैं।
सुहानी द्रांश की आंखों में एकटक देखते हुए मुस्कुराती है। द्रांश सुहानी की आंखों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। सुहानी उससे कहती है, दंश मुझे ना एक बेबी गर्ल चाहिए। बोलते ही वो उम्मीद भरी निगाहों से द्रांश को देखती है। द्रांश सुहानी को खुद से दूर करता है। उसके ऐसा करने से सुहानी को बहुत अजीब लगता है। सुहानी उसके हाथ को पकड़ती है, तभी द्रांश अचानक ही उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, डोंट टच मी। सुहानी उसे हैरानी से देखने लगती है। सुहानी द्रांश के ऐसे बिहेवियर से परेशान थी। द्रांश वॉशरूम में था, वहीं सुहानी उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में द्रांश बाहर आता है। उसके आते ही सुहानी उठकर खड़ी हो जाती है। द्रांश सुहानी को बिना देखे बेड पर चला जाता है। सुहानी उसके करीब जाकर कहती है, क्या हुआ दंश, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बोलते हुए वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है तो द्रांश फिर एक बार उसके हाथ को झटक देता है। सुहानी आज पहली बार द्रांश की नाराजगी को देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे द्रांश इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया। सुहानी कुछ पल तक उसे देखती है, फिर कहती है, सॉरी ना, अगली बार से नहीं बोलूंगी। मुझे कोई बेबी गर्ल नहीं चाहिए दंश। बोलते हुए वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। द्रांश एकदम से ही सुहानी के हाथों से खुद को छुड़ाता है। वो वहाँ से उठकर सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। सुहानी उसे जाते हुए देखकर चिल्लाती है, दंश। द्रांश कमरे से जा चुका था। उसके बिहेवियर से सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो द्रांश का रूठना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुहानी दरवाजे की ओर देखकर धीरे से कहती है, किस लिए नाराज़ हो वो तो बता दो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? बोलते हुए सुहानी का गला रूंध जाता है। वो भी कमरे से निकल जाती है और द्रांश को ढूंढने लगती है। सुहानी अपने आंसू को पहले तो अपनी आंखों से साफ करती है। वो हॉल में देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता सिवाय नैना के। नैना को देखते ही सुहानी उसके पास चली जाती है और पूछती है, माँ आपने दंश को देखा? सुहानी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, तीनों बाहर चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। ये सुनकर सुहानी टाइम देखती है, जहाँ रात के करीब 9 बज रहे थे। सुहानी को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। उसे बस इस वक्त द्रांश से बात करनी थी। वहीं उधर रुद्र और आव्या थाईलैंड पहुंच चुके थे। दोनों ने खाना खा लिया था। आव्या इस वक्त चॉकलेट खा रही थी, रुद्र वॉशरूम में था। आव्या बड़े आराम से चॉकलेट खाते हुए अपने पूरे कमरे को देख रही थी, जिसमें बेबी के पोस्टर लगे हुए थे। कमरा ऐसा सजा हुआ था जैसे आव्या का बेबी हो चुका हो। रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है और सीधे बेड पर चला जाता है। वो फ़ोन पर कुछ देखता है और फिर फ़ोन बंद करके साइड में रख देता है। अब उसकी नज़र आव्या पर जाती है। आव्या के मुंह में चॉकलेट लगा हुआ था। वो बहुत बेढंगे तरीके से चॉकलेट खा रही थी। उसके हाथों में भी पूरी चॉकलेट लगी हुई थी। रुद्र उसे बुलाता है, बेबी गर्ल। आव्या उसे मुड़कर देखती है। रुद्र उसके पास जाकर बैठता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेबी गर्ल तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिससे मैं अपना कंट्रोल खो दूं? आव्या रुद्र को कंफ्यूज्ड होकर देखती है। आखिर उसने ऐसा क्या ही कर दिया? वो चॉकलेट ही तो खा रही थी, तो फिर रुद्र अपना कंट्रोल क्यों ही खो रहा है? आव्या सोच ही रही थी, तभी रुद्र आव्या के हाथ से चॉकलेट ले लेता है। आव्या जल्दी से कहती है, मेरी चॉकलेट। रुद्र चॉकलेट को अपने पीछे छुपा लेता है और आव्या की आंखों में देखकर कहता है, बेबी गर्ल तुम्हें चॉकलेट खाना बिल्कुल नहीं आता। बोलते हुए वो आव्या के करीब आ जाता है। आव्या रुद्र की आंखों में एकटक देख रही थी। रुद्र आव्या के पूरे मुंह पर लगे चॉकलेट को अपनी जीभ से साफ करता है। आव्या रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसके मुंह पर लगे चॉकलेट को खा रहा था। रुद्र आव्या के हाथ को लेता है और उसकी उंगलियों में अपने मुंह में रखकर एक एक करके चूसता है। आव्या बस उसे देख रही थी। आव्या बहुत धीमे से कहती है, रुद्र मेरी चॉकलेट। रुद्र अब चॉकलेट को लेकर खाने लगता है। ये देखकर आव्या जल्दी से उससे लेने की कोशिश करती है। आव्या कहती है, मेरी चॉकलेट वापस करो। रुद्र अब तक उठ चुका था। वो खड़े होकर आव्या को ललचाते हुए आराम से चॉकलेट खा रहा था। आव्या उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसे कुछ हासिल नहीं होता। आव्या फिर से कहती है, रुद्र मेरी चॉकलेट वापस करो। रुद्र तो अपने खाने में लगा था। आव्या उसका पीछा करते जा रही थी, पर रुद्र था जो यहाँ वहाँ जाते हुए आव्या की पकड़ से बच रहा था। आव्या उसे बहुत देर तक पकड़ने की कोशिश करती है, पर रुद्र उसके हाथ नहीं लगता। आव्या खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है, रुद्र मेरी चॉकलेट वापस करो वरना तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी। आव्या के कहते ही रुद्र उसे देखने लगता है। वो आव्या को घूरता है। आव्या की रोने जैसी हालत हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगी। रुद्र आव्या के पास जाकर चॉकलेट दे देता है। आव्या उसके हाथ से झट से चॉकलेट पैकेट लेती है। वो चॉकलेट को देखती है जो पूरी साफ हो चुकी थी। रुद्र ने उसे खाली चॉकलेट दी थी। आव्या को ये देखकर रोना आ जाता है। वो रुद्र को देखकर उसकी पीठ पर जोर से मुक्का मारकर रोते हुए कहती है, गधे कहीं के, तुमने मेरी सारी चॉकलेट खा ली। आव्या के मारते ही एक आवाज़ आती है। आव्या ने रुद्र की पीठ पर बहुत ही जोर से मुक्का मारा था। रुद्र अपनी पीठ को देखने की कोशिश करते हुए कहता है, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? आव्या ये सुनकर रुद्र की पीठ को देखती है। एक पल के लिए उसे भी लगा कि रुद्र की हड्डी टूट गई।
आव्या अपनी आंखों में आंसू लिए रुद्र की पीठ को देख रही थी। उसके आंसू पहले से निकले हुए थे। रुद्र आव्या की ओर घूमकर अपने हाथों से आवाज निकालता है जो बिल्कुल हड्डी टूटने जैसी थी। आव्या ये देखकर रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर उससे पहले रुद्र वहां से भाग जाता है। आव्या इरिटेट होकर चिल्लाकर कहती है, इडियट, इसीलिए तुम मुझे यहाँ अकेले में लाए हो ताकि परेशान कर सको। मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। रुद्र अब सीरियस होकर आव्या के पास आ जाता है। वो आगे आव्या के करीब आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा। इस चॉकलेट में जो था वो बेबी के लिए जहर का काम कर सकता है। आव्या ये सुनकर तुरंत अपने पेट को देखती है। रुद्र कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी चॉकलेट उठा कर लाती हो। बोलते ही वो आव्या को थोड़ा गुस्से से देखता है। आव्या मुंह बनाकर रुद्र को देखती है। रुद्र अब बेड पर लेट जाता है। आव्या उसे एक नज़र देखती है, फिर वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धो लेती है। आव्या आईने के सामने खड़ी खुद को देख ही रही थी, तभी वो अपने पेट को देखती है और वहाँ हाथ रखकर एकदम से कराह उठती है। रुद्र आव्या की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके पास आता है। आव्या अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठी हुई थी। रुद्र जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाता है और आव्या के गाल पर हाथ रखकर घबराते हुए कहता है, बेबी गर्ल, क्या हुआ बेबी गर्ल? आव्या बस दर्द से करा रही थी। रुद्र को जैसे ही इस बार की याद आती है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। आव्या रुद्र के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। आव्या एकदम से शांत होती है और रुद्र से कहती है, इतना डर मेरे लिए तो तुम्हें कभी नहीं लगा। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है जो बिल्कुल नॉर्मल था। रुद्र बहुत सीरियस होकर कहता है, तुम मजाक कर रही थी? आव्या हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, छोटा सा मजाक। रुद्र का दिल डर से अब तक धड़क रहा था। आव्या उसके दिल पर हाथ रखती है। वहीं रुद्र जब ये सुनता है कि आव्या मजाक कर रही है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। रुद्र आव्या के बालों को कसकर पकड़ लेता है। आव्या के मुंह से आह निकल जाती है। रुद्र दांत पीसते हुए आव्या से कहता है, ये कोई मजाक है, आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते ही वो आव्या के बालों को छोड़ देता है और वहां से उठकर जाने लगता है। आव्या उसे देखकर कहती है, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है, मुझे उठाकर ले जाओ। रुद्र अपनी मुट्ठी कस लेता है। अब आव्या को पता था कि वो प्रेग्नेंट है, तो रुद्र उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे परेशान कर रही थी। वहीं अगर आव्या इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं होती तो अभी रुद्र उसकी क्या हश्र करता, ये तो बस उसे ही पता था। रुद्र को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो आव्या को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। रुद्र आव्या को उठाकर बेड पर ले जाता है। आव्या रुद्र का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, जब तुमने अपनी मौत का मजाक बनाया तब बड़ा मजा आ रहा था ना, अब मैंने किया तो गुस्सा आ रहा है। मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आया था जब मुझे ये पता चला कि तुमने अपने मरने का झूठा नाटक किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे 1 साल के दिए जख्म को ऐसे ही भूल जाऊंगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी। इतना बोलकर आव्या झट से उसके कॉलर को छोड़ देती है। आव्या अब रुद्र को पीट करके लेट जाती है। रुद्र कुछ देर आव्या को देखकर गहरी सांस लेता है। वो बेड पर लेट जाता है और आव्या को पीछे से पकड़ लेता है। वो अपना हाथ उसके पेट पर रख लेता है। आव्या बस चुपचाप रहती है। रुद्र आव्या के बालों को सूंघते हुए कहता है, मेरे बच्चे के साथ कोई मजाक नहीं बेबी गर्ल, हम दोनों के बीच हमारे बच्चे को मत लाओ। मैं उनके खिलाफ एक लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आव्या तुरंत कहती है, आइंदा से नहीं करूंगी। रुद्र आव्या को अपनी ओर पलटने को कहता है तो आव्या भी उसकी ओर पलट जाती है। रुद्र और आव्या अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए उससे कहती है, रुद्र। रुद्र भी आव्या के चेहरे को ही देख रहा था। रुद्र धीमी आवाज में कहता है, आव्या रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैंने बहुत सी मेडिकल केस देखे हैं जिसमें ट्रिपलेट डिलीवरी सक्सेस हो। इसके चांस बहुत कम होते हैं। अगर हमारी भी ऐसी प्रॉब्लम हो, मुझ में और बच्चे में चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? रुद्र आव्या की आंखों में ही देख रहा था। उसे भी पता था कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, ऑफकोर्स तुम्हें, मेरी जिंदगी में सबसे पहले तुम इम्पोर्टेंट हो। आव्या की आंखों में एकदम से दर्द उभर उठता है। वो रुद्र से कहती है, रुद्र प्रॉमिस करो कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम बच्चों को चुनोगे। अगर तुमने मुझे चुना तो तुम्हारे हाथ ना मैं रहूंगी और ना ही बच्चे, क्योंकि इस बार मैं उनके बगैर नहीं जी पाऊंगी। एक को खो दिया मैंने, अब ये तीनों में से एक को भी खो दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रुद्र आव्या को अपने सीने से लगा लेता है। डर तो रुद्र की आंखों में भी था। वो आव्या के बालों को सहलाने लगता है। वो कभी भी आव्या को ये प्रॉमिस नहीं कर सकता था कि वो उसे छोड़कर किसी और को चुनेगा। अगर आव्या नहीं रही तो उसके जीने का क्या ही मतलब रह जाएगा। वो खुद आव्या के बिना नहीं रह पाएगा। रुद्र आव्या को उसी तरह से सहलाते रहता है। आव्या को भी रुद्र का ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ ही पलों में गहरी नींद में चली जाती है। रुद्र सामने आसमान में चमकते चांद को देख रहा था। वो उसे देखते हुए आव्या को सहलाते रहता है। वहीं दूसरी ओर
सुहांश अपने हाथ में लिए आइसक्रीम को लेकर सुहानी के पास आता है। सुहांश आइसक्रीम देते हुए सुहानी से कहता है, मम्मा मम्मा आइसक्रीम। सुहानी मुस्कुराते हुए सुहांश के हाथ से आइसक्रीम लेती है। वो सुहांश को अपनी गोद में बिठाकर आइसक्रीम खोलती है और सुहांश को देती है। सुहांश नाम में सिर हिलाकर सुहानी के मुंह की ओर आइसक्रीम बढ़ा देता है। सुहानी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो सुहांश के हाथों से आइसक्रीम खाकर कहती है, आप ये मेरे लिए लाए हैं। सुहांश जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर फिर से सुहानी की ओर आइसक्रीम बढ़ाता है। सुहानी खाते हुए दरवाजे की ओर ही देख रही थी। वो द्रांश को देखना चाहती थी पर द्रांश अब तक कमरे में नहीं आया था। सुहानी अब सुहांश से पूछती है, सुहांश आपके डैड कहाँ हैं? सुहांश डैड का जिक्र सुनकर सुहानी को देखता है। वो ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाता पर फिर भी वो कुछ बोलने वाला होता है। उससे पहले ही अंतरा की आवाज़ आती है, आज बिग हैंडसम ब्रदर नहीं आएंगे, उन्हें कुछ काम था इसीलिए वो दिल्ली चले गए। सुहानी ये सुनकर हैरान हो जाती है। अंतरा दरवाजे पर खड़ी थी। वो वही बताने के लिए आई थी। अब जब उसने बता दिया तो वो वहाँ से चली जाती है। सुहानी बहुत धीरे से कहती है, दिल्ली चले गए बिना मुझे बताए। बोलते ही उसकी आंखों से एकदम से आंसू बह जाते हैं। सुहांश अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर आइसक्रीम को फेंक देता है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछता है। सुहानी सुहांश को अपनी नम आंखों से देखती है। सुहांश सुहानी की आंखों में देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मम्मा नो। वो सुहानी को रोने से रोक रहा था। सुहानी ये देखकर इमोशनल हो जाती है और सुहांश को गले लगा लेती है। शिमला की वादियों को देखकर उसमें खोए हुए रोनी और अप्रीता अपने टेंट में सोए हुए थे। अप्रीता रोनी के ऊपर लेटी हुई थी और रोनी ने उसे अच्छे से पकड़ कर रखा था। उसने अप्रीता को ऐसे पकड़ कर रखा हुआ था जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो अप्रीता कहीं गुम हो जाएगी। रोनी की गर्म सांसें अप्रीता के चेहरे पर बार बार टकरा रही थी। अप्रीता धीरे से कसमसाते हुए अपनी करवट बदलती है। उसके ऐसे करने से रोनी की आंखें खुल जाती हैं। रोनी अप्रीता के पेट पर हाथ रखता है और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेता है। अप्रीता सोई हुई थी। तभी रोनी को क्या होता है, वो अप्रीता की गर्दन पर हल्का सा बाइट कर लेता है। पहली बार तो अप्रीता को कोई एहसास नहीं होता, लेकिन जब रोनी उसे दूसरी बार बाइट करता है तब अप्रीता कसमसाते हुए मुंह से आवाज़ निकालती है। रोनी फिर से उसकी गर्दन पर बाइट करता है। अप्रीता अब कहती है, रोनी ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ इस वक्त नींद से भरी हुई थी जो बहुत ही अच्छी साउंड कर रही थी। रोनी फिर एक बार उसे बाइट करता है। अप्रीता कहती है, आह मत करो ना। बोलते हुए वो करवट बदलकर रोनी के सीने पर अपना चेहरा छिपा लेती है। रोनी को तो आज अलग ही नशा चढ़ा था। वो अपने हाथ अप्रीता की ड्रेस के अंदर लेकर चला जाता है। अप्रीता का पूरा बदन सिहर उठता है। रोनी के हाथ अब उसकी ड्रेस के अंदर मूव करने लगते हैं। अप्रीता पहले तो कुछ नहीं कहती, पर जब उसे रोनी का हाथ कहीं और बढ़ता हुआ एहसास होता है तो वो तुरंत उसके हाथ को निकाल देती है। अप्रीता झट से अपनी आंखें खोलती है और रोनी को घूर कर देखती है। रोनी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अप्रीता एकदम से उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? रोनी अप्रीता के गाल को सहलाते हुए कहता है, प्यार, मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। अप्रीता उसे अजीब तरह से घूरती है। रोनी कहता है, ठंड भी लग रही है, मैंने सोचा कि हम एक दूसरे को गर्म कर लें। अप्रीता उसे अपनी छोटी आंखें करके देखती है। अप्रीता कहती है, मम्मी को बताऊं क्या? अप्रीता की बात सुनकर रोनी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो कहता है, मम्मा जानकर क्या करेंगी? जो जानना है तुम्हें जानना है। उनके जाने हुए सालों बीत गए। अप्रीता रोनी को खुद से दूर करते हुए कहती है, कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम। अप्रीता अब उठकर बैठ जाती है। रोनी भी उठकर बैठ जाता है और कहता है, अब हम यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हैं तो अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं ना। बोलते हुए वो अप्रीता को अपनी ओर खींच लेता है। अप्रीता रोनी के करीब चली जाती है। वो रोनी की आंखों में देखती है। रोनी की आंखों में बस शरारत छुपी हुई थी। अप्रीता कुछ सोचते हुए कहती है, एक्चुअली तुम ठीक कह रहे हो, हमें अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए। अच्छे से को अप्रीता जोर देकर कहती है। अप्रीता अब रोनी की जैकेट को उतारती है। रोनी अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखता है। अप्रीता की हरकत से वो जल्दी है उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, हे ये तुम क्या कर रही हो? अप्रीता मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे से टाइम स्पेंड। बोलते ही वो रोनी को धक्का देती है जिससे रोनी लेट जाता है। अप्रीता अपना भी कोट उतारती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। रोनी उसे देख रहा था। वो कहता है, अप्रीता हटो मेरे ऊपर से। अप्रीता उसकी ओर झुकते हुए कहती है, अच्छे से टाइम तो स्पेंड करने दो। अप्रीता रोनी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे के करीब झुकती है। रोनी अप्रीता के चेहरे को ही देख रहा था। अप्रीता धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ते ही जा रही थी। अप्रीता उसके और करीब आ पाती उससे पहले रोनी उसे धक्का देता है। इस बार अप्रीता लेट जाती है और रोनी उसके ऊपर आता है। रोनी अपना बेल्ट खोलकर अप्रीता के हाथ को बांध देता है। अब अप्रीता हैरान होती है। रोनी उसे देखते हुए कहता है, एक्चुअली राइट, चलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। बोलते हुए रोनी अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार देता है। अप्रीता पहले तो हैरान थी, लेकिन जब वो रोनी की बॉडी देखती है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। रोनी की परफेक्ट शेप वाली बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। रोनी अप्रीता के करीब झुककर उसके गाल पर किस करता है, फिर उसके कान के करीब जाकर कहता है,
तुम्हारे कपड़े उतारूं क्या? अप्रीता अब रोनी की खुशबू में खो सी जाती है। वो खोए हुए कहती है रोनी उसकी इस हरकत से मुस्कुराता है। रोनी अप्रीता के माथे पर किस करता है और उसके ऊपर से हटकर कहता है, चलो उठो, सनराइज देखते हैं। रोनी अप्रीता के हाथ को खोलता है। रोनी अपने कपड़े लेकर टेंट से बाहर निकल जाता है। अप्रीता को भी अब होश आता है। वो अपने सिर पर मारते हुए कहती है, खुद का पोपट बना दिया, बेवकूफ़ लड़की। अप्रीता भी टेंट से बाहर निकलती है। वो अपना जैकेट पहन लेती है। रोनी उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। अप्रीता उसके हाथ को थाम लेती है। रोनी अप्रीता को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो उसे सनराइज़ पॉइंट पर लेकर जाता है। दोनों सनराइज़ देखते हैं। अप्रीता बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती है। रोनी अब ज़मीन पर बैठ चुका था। अप्रीता भी उसके बगल में बैठ जाती है। पहले तो वो बगल में बैठती है, बाद में वो उठकर रोनी की गोद में बैठ जाती है। रोनी उसे पकड़ लेता है। अप्रीता अब अपने कैमरे से फ़ोटो देखने लगती है। रोनी उसके कंधे पर चिढ़ टिकाए कहता है, सुनो। अप्रीता फ़ोटो में खोए हुए कहती है, सुनाओ। रोनी अप्रीता के पेट पर हाथ कसते हुए कहता है, इधर से जाते ही अपनी मम्मा डैडा से बात कर लेना ना। अप्रीता तुरंत उसकी ओर मुड़कर कहती है, किस चीज़ के बारे में? रोनी अप्रीता के गाल पर पिंच करते हुए कहता है, अनजान मत बनो। अप्रीता थोड़ी देर सोचने लगती है। अप्रीता को सोचते हुए देखकर रोनी चिढ़ जाता है। रोनी अप्रीता को हटाते हुए कहता है, हटो मेरे ऊपर से। वो अप्रीता से थोड़ा नाराज़ हो जाता है। अप्रीता उसकी नाराज़गी से फूले हुए गाल को देखती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हें मुंह फुलाना भी आता है? अप्रीता रोनी की गर्दन पर हाथ लपेट कर कहती है, मैंने ये पहले ही सोच रखा था। अब तुम मेरे दूल्हे बनने के लिए तैयार हो जाओ। अप्रीता रोनी के होठों पर किस करके पीछे हो जाती है। रोनी को अंदर से काफ़ी खुशी मिलती है। वहीं दूसरी ओर कार के अंदर ध्रुवंश और धारा एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। दोनों के ऊपर बस एक सफ़ेद चादर थी। धारा ध्रुवंश के ऊपर थी और उसके सीने पर सिर रखे हुए थी। ध्रुवंश अपनी आंखें खोलता है और धारा को देखता है। धारा अब तक सो रही थी। ध्रुवंश धारा के चेहरे को देखते हुए कल के मोमेंट को याद कर रहा था। ध्रुवंश धारा को अच्छा फील करवाने के लिए डेट पर लेकर गया था। दोनों ने अच्छे से टाइम स्पेंड किया और फिर पूरी रात एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। ध्रुवंश धारा के बालों को सहलाते हुए सब कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। वो धारा के माथे पर किस करता है और उसे अच्छे से पकड़ लेता है। तभी अचानक से ही उसका फ़ोन बजता है। ध्रुवंश फ़ोन को उठाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। श्रेष्ठा बहुत ही हड़बड़ी में कहती है, अंश कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। श्रेष्ठा की घबराई आवाज़ सुनकर ध्रुवंश भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है, क्या हुआ मॉम? श्रेष्ठा घबराते हुए कहती है, रंध्र के सिर से बहुत खून बह रहा है, तुम जल्दी आओ बस। ध्रुवंश जैसे ही ये सुनता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, व्हाट? श्रेष्ठा उससे कहती है, तुम हॉस्पिटल आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बोलते ही वो कॉल कट कर देती है। वहीं ध्रुवंश के चिल्लाने से धारा भी उठ चुकी थी। वो ध्रुवंश को देखकर पूछती है, क्या हुआ? ध्रुवंश कहता है, रंध्र के सिर से बहुत खून बह रहा है। धारा की आंखें डर से फैल जाती हैं। ध्रुवंश जल्दी से अपने कपड़े उठाकर पहनता है। धारा तो एक पल के लिए अपने होश ही खो जाती है। वो यही सोचने में लग जाती है कि कहीं रंध्र को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ध्रुवंश उसे कपड़े देते हुए कहता है, ये लो पहनो जल्दी। बोलते ही ध्रुवंश कार स्टार्ट करता है। धारा भी अपने कपड़े पहनती है। कुछ ही मिनट में ध्रुवंश की कार हॉस्पिटल में रुकती है। कार रुकते ही धारा तुरंत कार से निकलती है और दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर जाती है। ध्रुवंश भी जल्दी से दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। धारा की नज़र जैसे ही श्रेष्ठा पर जाती है और उसके पास जाकर घबराई हुई आवाज़ में पूछती है, माँ क्या हुआ मेरे रंध्र को? श्रेष्ठा पहले तो धारा की हालत देखती है। धारा रंध्र के बारे में सुनकर जैसे तैसे आ गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और जगह जगह पर ध्रुवंश के लव बाइट साफ दिख रहे थे। सिर्फ धारा ही नहीं, ध्रुवंश की भी ऐसी ही हालत थी। धारा की लिपस्टिक के निशान ध्रुवंश के होठों के आसपास दिख रहे थे। उसकी शर्ट में भी निशान थे। श्रेष्ठा दोनों को देखकर सीरियस आवाज़ में कहती है, तुम दोनों पहले अपना हुलिया सुधारो। धारा को अपने हुलिये की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वो कहती है, माँ प्लीज़ बताइए ना कि रंध्र कैसा है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को देखकर कहती है, अंश मैंने कुछ कहा है। ध्रुवंश धारा का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। धारा चिल्लाते हुए श्रेष्ठा से पूछ रही थी कि रंध्र कैसा है। ध्रुवंश धारा को वॉशरूम लेकर जाता है, जहां दोनों फ्रेश होते हैं। अपने बेटे के बारे में जानने के लिए दोनों ही बहुत जल्दी फ्रेश होकर आते हैं। तब तक डॉक्टर भी बाहर आ चुके थे। ध्रुव और श्रेष्ठा डॉक्टर की बात सुन रहे थे। ध्रुवंश और धारा भी वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, बच्चे के अंदर सहने की शक्ति ज़्यादा है, इसीलिए उसे ज़्यादा गहराई तक चोट लगने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जल्दी वो रिकवर हो जाएगा, बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। धारा बिना किसी को देखे सीधे अंदर जाती है। रंध्र बेड पर लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। धारा उसके पास जाकर बैठती है और उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ लेती है। धारा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रंध्र इस वक्त बेहोश था। ध्रुव, श्रेष्ठा और ध्रुवंश भी अंदर आते हैं। बाहर परिवार के और भी सदस्य थे। रंध्र की हालत देखकर ध्रुवंश श्रेष्ठा से पूछता है, ये सब कैसे हुआ मॉम? श्रेष्ठा कहती है, अवन्या सोफे से गिर रही थी तो रंध्र उसे बचाते हुए खुद गिर गया। वो इतना जोर से गिरा कि उसके सिर से खून बहने लगा। एक पल के लिए तो मैं बुरी तरह से डर गई थी।
धारा जैसे ही ये सुनती है तो मुड़कर कहती है, अवन्या इतनी बदमाश है, भाभी उसे बांधकर क्यों नहीं रखती? अगर रंध्र को कुछ हो जाता तो क्या भाभी मुझे मेरे बच्चे को वापस लेकर देती? ध्रुवंश हैरानी से धारा को देखता है। ध्रुवंश उसे जवाब देते हुए कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चे हैं तो बदमाशी तो करेंगे ही ना, और भाभी अवन्या को बांधकर क्यों रखेंगी? वो कोई जानवर नहीं है। धारा एकदम से कहती है, ध्रुवंश बच्चा रंध्र भी है, वो तो इतना बदमाश नहीं है, वो तो बिल्कुल शांत रहता है, और अवन्या ने ये दूसरी बार किया है। अब मैं अपने बच्चे को उसके करीब भी नहीं जाने दूंगी। बोलते ही वो ध्रुवंश से नजरें फेर कर रंध्र को देखती है। इधर जो प्रणय रंध्र को देखने के लिए आई थी, जब वो धारा की बात सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। प्रणय को ये सब कुछ सुनकर इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी आंखों से अब आंसू तक आ जाते हैं। प्रणय खुद को संभालते हुए अपने आंसू को पोंछती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। शाम के करीब 6 बजे। आज अव्यान जल्दी ही घर आ गया था। वो सीधे अपने बेडरूम की ओर जाता है। सब लोग अव्यान को देख रहे थे। सभी के एक्सप्रेशंस को देखकर अव्यान को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, पर वो किसी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अव्यान जैसे ही अपने कमरे के पास पहुंचता है तो उसे कमरे से अवन्या के रोने की आवाज़ आती है। अव्यान पहले तो इधर उधर देखता है क्योंकि बेडरूम लॉक था। अंदर से अवन्या की काफ़ी तेज़ रोने की आवाज़ आ रही थी और वहीं रूम बंद था। अव्यान एक पल के लिए समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। अव्यान नीचे जाता है। वो काव्या से पूछता है, मॉम सजनी कहाँ है? काव्या किचन की ओर इशारा करती है। अव्यान एक नज़र सबको देखकर किचन की ओर बढ़ जाता है। किचन में प्रणया खाना बना रही थी। अव्यान किचन में घुसते ही कहता है, तुमने एंजल को रूम में लॉक क्यों किया है? प्रणया बाउल में कुछ निकालते हुए कहती है, वो किसी की गोद में नहीं जा रही थी, और यहाँ लाती तो ये वो पकड़ती रहती, मुझे परेशान कर देती, इसीलिए बंद कर दिया। अव्यान ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। प्रणया अपने काम में लगी हुई थी। अव्यान एक झटके से वहाँ रखा हुआ गैस फेंक देता है और ज़ोर से चिल्लाता है, तुम्हारे लिए मेरी एंजल के रोने से ज़्यादा ये काम ज़रूरी है। प्रणया डर से एक कदम पीछे हो जाती है। सिलेंडर से कनेक्ट पाइप भी खुल चुका था और गैस में रखा खाना भी गिरकर पूरी तरह से फर्श पर फैल चुका था। प्रणया अव्यान को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अव्यान बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है, तुम्हारे लिए ये खाना बनाना ज़रूरी है। बोलते ही अव्यान अब सामान भी फेंकता है। प्रणया भी उसे ही देख रही थी। प्रणया को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि अव्यान इस तरह से रिएक्ट करेगा। अव्यान ने कुछ मिनटों में ही पूरा किचन बर्बाद कर दिया था। अव्यान फिर से प्रणया को देखकर गुस्से से कहता है, अगर तुमसे मेरी एंजल संभाली नहीं जा रही तो कल से मैं उसे ऑफिस लेकर जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसे संभालने की। चाबी दो, चाबी दो। उसने ये शब्द बहुत ही रूडली कहा था। प्रणया को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। प्रणया चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर अव्यान जोर से चिल्लाता है, मैंने कहा चाबी दो। प्रणया सहम सी जाती है और जल्दी से अव्यान को चाबी दे देती है। अव्यान प्रणया को दांत भींचते हुए कहता है, मेरे कमरे में तुम दिख मत जाना। बोलते ही अव्यान तेज कदमों से कमरे में चला जाता है। प्रणया को तब भी ये सोच कर रोना आ रहा था कि अवन्या किस कदर रो रही होगी। उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो अवन्या को अंदर रखने का ट्राई कर रही थी। अव्यान के जाते ही प्रणया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो कब से निकलने को बेकरार थे। वहीं अव्यान लॉक खोलता है तो उसकी नज़र सामने अपनी एंजल पर पड़ती है, जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। प्रणया ने उसे बांध कर भी रखा हुआ था। अवन्या जैसे ही अव्यान को देखती है तो अपने हाथ आगे करके रोने लगती है। अव्यान जाकर अवन्या के पैरों को खोलता है। अवन्या शिकायत करते हुए कहती है, पापा पापा मम्मा। बोलते हुए वो इशारे कर रही थी। अवन्या के कहने का बस यही मतलब था कि उसकी मम्मा ने उसे बांधकर रूम में बंद कर दिया है। अव्यान अच्छे से अवन्या के चेहरे को साफ करता है और उसे सीने से लगाकर कहता है, अब तुम्हें कोई बंद नहीं करेगा। अवन्या का रोना तभी बंद हो गया था जब अव्यान ने उसके पैरों को खोला। अव्यान अपनी आंखें बंद करके अपनी बेटी को महसूस कर रहा था। अवन्या बहुत छोटी थी, इसीलिए वो सब कुछ बहुत जल्दी ही भूल जाती है, लेकिन अव्यान के लिए ये सब भूल पाना बहुत मुश्किल था। वो मीटिंग के सिलसिले से बाहर गया था। अब जब वो वापस लौट कर आया तो उसे ये सब देखने को मिल रहा था। अवन्या पहले तो शांति से खड़ी थी, पर फिर छटपटाने लगती है क्योंकि वो ज़्यादा वक्त तक शांत नहीं रह सकती थी। अव्यान उसे खुद से अलग करता है। अव्यान अब अवन्या के माथे पर किस करता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अव्यान अब वॉशरूम जाकर पहले फ्रेश होता है, फिर बाहर आकर देखता है तो अवन्या दरवाजे के पास बैठी थी और दरवाजे को मार रही थी। उसे सभी से मिलना था। अव्यान अपनी शर्ट को चेंज करते हुए बुलाता है, एंजल चलो हम दोनों खेलते हैं, इधर आओ। अवन्या मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर जल्दी से अपने घुटनों के बल अव्यान के पास जाती है। अव्यान उसे उठाकर बेड पर बिठाता है और अवन्या के सारे खिलौनों को बेड पर बिखेर देता है। अब वो अवन्या के साथ खेलने लगता है। वहीं नीचे किचन में
प्रज्ञा, काव्या और अनन्या किचन में गिरे सामान उठा रही थी। अनन्या कहती है, आप क्यों अभियान और अपने रिश्ते को खराब कर रही हैं? देखिए गुड़िया, बच्चे शरारती होते हैं और उन्हें डांट भी पड़ती है। आप उस पर इतना ऐसे रिएक्ट करेंगी तो कैसे चलेगा? काव्या भी कहती है, हाँ बिल्कुल, जब परी छोटी थी तब मैं भी उसे पनिशमेंट के लिए बांधती थी, लेकिन एक सेकंड भी नहीं होता था कि उसे बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती थी और मैं उसे खोल भी देती थी। प्रज्ञा इमोशनल सी हो चुकी थी। वो कहती है, मुझे भी अपनी एंजल के साथ ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो वहाँ जितना रो रही थी, मैं भी यहाँ दर्द से रो रही थी। अंदर से बहुत दर्द हो रहा था। प्रज्ञा बोलते हुए रोने लगती है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। काव्या प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, धारा की बात से आप ऐसे कर रही हैं, मुझे पता है, लेकिन प्रज्ञा वो भी तो एक माँ है ना। माँ चिंता और परेशानी में ऐसे शब्द बोल जाती हैं जो लोगों को बहुत हर्ट करते हैं। उसे फिलहाल कोई होश नहीं है कि उसने क्या कहा। जब उसे रियलाइज़ होगा तो वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेगी। अवन्या भी प्रज्ञा को समझाते हुए कहती है, हाँ गुड़िया, आप इतना ऐसे रिएक्ट मत कीजिए। प्रज्ञा को जैसे इस बात का ख्याल आता है कि उसने अवन्या के साथ जज्बाती होकर क्या कर दिया था, वो सोचते ही प्रज्ञा अवन्या के गले लगकर रोने लगती है। अनन्या प्रज्ञा की पीठ पर हाथ रख लेती है। हॉस्पिटल में श्रेष्ठा और धारा बेंच पर बैठे हुए थे। श्रेष्ठा उससे कहती है, देखो धारा, झगड़े, चोट लगना ये सब बच्चों में बहुत कॉमन बात है। हमने भी बच्चों को बड़ा किया है, पर आज तक हम नहीं लड़े, चाहे वो काव्या हो, प्रीत हो, सपना हो या स्वरा हो। हमारे बच्चे भी ऐसे ही एक दूसरे से चोट लगवाते थे। पर किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोचो कि हमारे रिश्ते पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चोट तो ठीक हो सकती है, लेकिन रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाता है। अवन्या बदमाश है और रंध्र नहीं। तुम दोनों को किसी भी हालत में कंपेयर नहीं कर सकती। कुछ बच्चे बदमाश होते हैं और कुछ नहीं। तुम रंध्र के लिए कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो, या यूँ कहें कि ओवर पजेसिव हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि पजेसिव रहो, पर हद से ज़्यादा मत रहो। धारा चुप थी। उसे भी अब अपना कहा याद आ रहा था। सच में धारा रंध्र के लिए बहुत ही ज़्यादा पजेसिव थी। इतनी ज़्यादा पजेसिव थी कि अगर उसे थोड़ी सी चोट लगती तो वो बहुत बुरा रिएक्ट कर जाती थी। श्रेष्ठा कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, प्रज्ञा ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, इस वजह से उसने अपनी बेटी को रूम में लॉक कर दिया। धारा जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। धारा एकदम से कहती है, आई एम सॉरी माँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ और दूसरों को हर्ट कर देती हूँ। मैं आज ही भाभी से माफ़ी मांगूंगी। इनफैक्ट मैं अभी चली जाती हूँ। बोलते हुए वो उठती है। श्रेष्ठा गहरी सांस लेकर कहती है, आज नहीं, कल चली जाना, और अगली बार से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। धारा हाँ में सिर हिलाती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा और धारा के लिए चाय लेकर उन्हें देता है। श्रेष्ठा उठकर ध्रुवंश से कहती है, मुझे नहीं पीना। श्रेष्ठा वहाँ से चली जाती है। ध्रुवंश धारा के पास बैठता है। वो धारा से कहता है, मॉम की बात दिमाग में घुसी? धारा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। ध्रुवंश चाय की एक सिप लेते हुए कहता है, पता नहीं कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है, बिल्कुल अनाप शनाप बात करती हो, तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। धारा कुछ नहीं बोलती, वो बिल्कुल चुप रहती है। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव रंध्र के साथ था और उससे कुछ बात कर रहा था, क्योंकि उसे अब तक होश आ चुका था। श्रेष्ठा रंध्र के पास बैठती है और उससे पूछती है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा रंध्र? रंध्र ना में सिर हिलाता है। श्रेष्ठा झुककर रंध्र के माथे पर किस करती है और कहती है, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। रंध्र को अचानक से ही अवन्या का ख्याल आता है और वो अपनी बच्चों वाली आवाज़ में कहता है, ग्रैंड माँ, एंजल कैसी है? श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, अब तुम आराम करो, ओके। रंध्र अपनी पलकें झपकाता है और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को देखता है। श्रेष्ठा की नज़र भी अब ध्रुव पर जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथ को पकड़ता है और झटके से अपने करीब खींच लेता है। श्रेष्ठा सीधे ध्रुव की गोद में गिर जाती है। वो हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, बेबी क्या हुआ, परेशान लग रही हो? श्रेष्ठा रंध्र को देखती है, चुपचाप आंखें बंद करके लेटा था। श्रेष्ठा ध्रुव को छोड़ने का इशारा करती है। ध्रुव ना में सिर हिलाता है। वो छोड़ने के बजाय आगे बढ़कर श्रेष्ठा के होंठों पर किस कर लेता है। श्रेष्ठा उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहती है, कितने बेशर्म हो तुम। ध्रुव श्रेष्ठा के कान में धीरे से कहता है, वो तो मैं हूँ बेबी, बहुत ज़्यादा हूँ। बोलते ही वो श्रेष्ठा के कान पर बाइट करता है। ध्रुव पीछे होकर श्रेष्ठा को देखता है। श्रेष्ठा उसे अब और भी ज़्यादा बुरी तरह से घूर रही थी। ध्रुव उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेबी जब तुम ऐसे घूरती हो तो सच में कतई जहर लगती हो। श्रेष्ठा उसे घूर ही रही थी, लेकिन अचानक ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए ध्रुव के कंधे पर मार कर कहती है, ध्रुव तुम भी ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ध्रुव अब श्रेष्ठा को छोड़ देता है। थाईलैंड। आव्या और रुद्र इस वक्त एक होटल की बालकनी में थे। वो गार्डन एरिया था। आव्या वहाँ से झरना देख पा रही थी। झरने का पानी चमक रहा था। वहाँ का नज़ारा देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए।
आव्या रुद्र को देखती है जो कब से उसे ही देख रहा था। आव्या की मुस्कुराहट में जैसे वो खोया हुआ था। आव्या अपना फ़ोन देते हुए रुद्र से कहती है, रुद्र मेरा फ़ोटो खींच दो ना। रुद्र आव्या का फ़ोन लेता है और उसका फ़ोटो खींच देता है। पर रुद्र का ध्यान आव्या पर इस कदर था कि वो आव्या का फ़ोटो अच्छे से नहीं खींचता। आव्या जब फ़ोटो देखती है तो वो घूर कर उसे देखती है। आव्या कहती है, इसमें मैं कहाँ हूँ। रुद्र उसके फ़ोन को देखता है। रुद्र ने कभी उसके पैरों का फोटो खींचा तो कहीं अंधेरे का तो कहीं रेलिंग का। रुद्र अब आव्या को देखकर कहता है, फ़ोन में फ़ोटो खींचने की क्या ज़रूरत है जब मैं अपनी आंखों में तुम्हारा फ़ोटो खींच रहा हूँ। आव्या झूठी स्माइल करके कहती है, अपना ये फालतू जोक अपने पास रखो, अभी मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए। रुद्र कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं बुलाऊंगा तो। आव्या बहुत बुरी तरह से रुद्र को घूरती है, फिर एकदम से ही अपने फेस एक्सप्रेशंस चेंज कर लेती है। वो कहती है, मैं रो दूंगी। रुद्र अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखता है। रुद्र कहता है, ठीक है चलो रोना शुरू करो। पहले तो आव्या हैरान हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए नीचे बैठकर रोने लगती है। रुद्र बहुत गौर से आव्या को देख रहा था। उसकी नौटंकी पर भी रुद्र को आव्या पर बहुत प्यार आता है। आव्या रोते रोते फर्श पर लेट जाती है। वो इधर उधर पलटते हुए रो रही थी। रुद्र जब ये देखता है तो वह आव्या को उठाता है और उसके चेहरे को साफ करके कहता है, यू आर सच अ बेबी गर्ल। मेरे पास 3 नहीं 4 बेबी हैं। आव्या अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। फोटोग्राफर आता है जिसे देखते ही आव्या खुश हो जाती है। वो अलग अलग पोजेस में फ़ोटो खिंचवाती है। बाद में रुद्र उसके साथ शामिल हो जाता है। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर खुद के करीब खींचता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रुद्र फिर आव्या के गाल पर किस करता है, उसके माथे पर किस करता है। आखिर में वो अपने घुटनों के बल बैठकर आव्या के बेबी बम पर किस करता है। जैसे जैसे रुद्र ये सब कर रहा था, फोटोग्राफर सारी फ़ोटोज़ खींच रहा था। फ़ोटो सेशन खत्म होते ही आव्या आराम से बैठकर सारी फ़ोटोज़ को देखती है। वो हर फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। रुद्र फोटोग्राफर को पैसे देता है। उसने फोटोग्राफर को पूरे 5 लाख दिए थे, जिसे देखकर फोटोग्राफर तो जैसे सदमे में जा चुका था। उसकी पेमेंट कुछ 30-40 हज़ार होगी। रुद्र उससे कहता है, मेरी बेबी गर्ल जो चीज़ छू ले उसे कोई और छुए मुझे पसंद नहीं, इसलिए ये कैमरा तुम्हें नहीं मिलेगा। फोटोग्राफर ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो रुद्र के पैसों 4-5 कैमरे आराम से खरीद सकता था, फिर वो एक कैमरे के लिए बहस क्यों ही करता। रुद्र अब आव्या के पास जाकर बैठ जाता है। आव्या ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी क्योंकि वो तो अपने फ़ोटो देखने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। प्रज्ञा इस वक्त अनन्या और प्रियांश के कमरे में थी क्योंकि अव्यान ने तो उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। प्रियांश दोनों को देखकर कहता है, मैं नीचे सो जाता हूँ। प्रियांश जब ये कहता है तो प्रज्ञा को ये बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके पापा को नीचे सोना पड़ रहा है। प्रज्ञा तुरंत प्रियांश को मना करते हुए कहती है, नहीं पापा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बेड पर सो जाइए, मैं किसी गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। प्रज्ञा जाने के लिए मुड़ती है, तभी प्रियांश उसे आवाज़ देता है, रुकिए। प्रज्ञा के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वो मुड़कर प्रियांश को देखती है। प्रियांश प्रज्ञा को देखकर कहता है, मुझे पता है कि अगर आप अकेली रहेंगी तो रोने लगेंगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए आप यहीं सो जाइए, मैं नीचे एडजस्ट कर लूँगा। अनन्या दोनों बाप बेटी को देख रही थी जो वह सोने के लिए बहस कर रहे थे। अनन्या दोनों को देखकर कहती है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक ही बेड पर सो जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। प्रज्ञा और प्रियांश दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्रज्ञा बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। अगर कोई बाहर का इंसान होता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बोलता। यही सब कुछ सोचकर प्रियांश और प्रज्ञा एक बेड पर सोना नहीं चाहते थे। अनन्या बीच में लेट जाती है और दोनों को अपने साइड साइड इशारा करते हुए कहती है, एक यहाँ आइए और एक यहाँ आइए। प्रज्ञा आगे बढ़कर बेड के साइड में लेट जाती है, वहीं प्रियांश दूसरे साइड में लेट जाता है। अनन्या बीच में थी। प्रियांश और प्रज्ञा दोनों एक साथ अनन्या को पकड़ लेते हैं। अनन्या ये देखकर मुस्कुराती है। प्रज्ञा अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। हालांकि उसे बस अव्यान और अवन्या की याद सता रही थी। उनके पास जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। वो चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकती थी। प्रज्ञा को उन दोनों का चेहरा ही बार बार आंखों के सामने आ रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अनन्या अपनी आंखें खोलकर देखती है। प्रज्ञा और प्रियांश दोनों की ही आंखें बंद थी। अनन्या दोनों के हाथ को धीरे से हटाती है और उठकर दरवाजे के पास चली जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी नज़र सामने खड़े अव्यान पर जाती है। अव्यान अनन्या को देखकर पूछता है, सजनी यहाँ है क्या? अनन्या हाँ में सिर हिलाती है। अव्यान फिर से कहता है, बुला दीजिए। अनन्या अव्यान की बात सुनकर अंदर जाकर प्रज्ञा को बुलाती है। प्रज्ञा नींद में नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी उठ जाती है। वो दरवाजे के पास जाकर अव्यान को देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अव्यान प्रज्ञा को देखकर कहता है, कमरे में चलो। बोलते हुए वो आगे बढ़ जाता है।
प्रणया भी उसके पीछे पीछे जाती है। अनन्या दोनों को देखकर मुस्कुराती है, फिर दरवाज़ा बंद करके बेड पर आकर लेट जाती है। वो जैसे ही लेट जाती है, प्रियंश उसकी कमर को पकड़कर खींच लेता है। अनन्या हैरानी से प्रियंश को देखती है। प्रियंश की आंखें अब भी बंद थी। प्रियंश आंखें बंद किए हुए ही धीरे से कहता है, तुम्हें जब तक अपनी बाहों में ना ले लूं मुझे नींद ही नहीं आती। बोलते ही वो अनन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। अनन्या उसे देखकर मुस्कुराती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। वहीं अव्यान कमरे के पास आकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर प्रणया को देखता है। प्रणया एक नज़र अव्यान को देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। अव्यान उसके चेहरे को देखकर कहता है, अगर मैं बोलूँगा कि कभी मेरे कमरे में मत आना तो क्या तुम कभी नहीं आओगी? प्रणया बिल्कुल चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती। अव्यान उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता है। वो एक झटके से प्रणया को अपने करीब खींच लेता है। प्रणया उससे पूरी तरह से सट जाती है। वो अपनी पलकें झपकाते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। प्रणया धीरे से कहती है, आप बहुत गुस्से में थे इसीलिए पापा और मम्मा ने मना किया आने से। उन्हें डर था कि आप गुस्से में कुछ कर ना दें। अव्यान तुरंत कहता है, तुम ऐसा काम करती ही क्यों हो जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं? प्रणया आप चुप हो जाती है। अव्यान अब उसकी चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अव्यान प्रणया को छोड़ देता है। दोनों अब अंदर जाते हैं। प्रणया की नज़र सीधे अवन्या पर जाती है जो आराम से सो रही थी। उसने प्रणया को बहुत याद किया था। वो अव्यान से बार बार प्रणया के बारे में पूछ रही थी, पर अव्यान ने उसे खेलने में इतना डाइवर्ट कर दिया कि बाद में अवन्या को अपनी मम्मा की याद ही नहीं आई। प्रणया अवन्या को देखकर थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी। पूरे 8 घंटे बीत चुके थे, उसने अवन्या को देखा ही नहीं था। प्रणया जल्दी से आगे बढ़कर बेड पर चली जाती है। वो पहले तो अवन्या के पूरे चेहरे को चूमती है, फिर धीरे से कहती है, आई एम सॉरी एंजल। अवन्या अचानक से ही अपनी आंखें खोलती है। वो प्रणया को अपने सामने देखकर उसे बुलाती है, मम्मा। प्रणया ठीक से बैठती है। अवन्या जल्दी से उठकर प्रणया को गले लगाती है। कुछ पल गले लगने के बाद वो प्रणया की गोद में बैठती है और उसकी साड़ी को हटाने लगती है। ये देखकर प्रणया समझ चुकी थी कि अवन्या को भूख लगी है। प्रणया अपनी साड़ी को हटाती है और अवन्या को दूध पिलाने लगती है। अव्यान बेड पर आकर लेट जाता है। प्रणया उसके बालों को सहला रही थी। वहीं अवन्या दूध पीते हुए अपने हाथ से प्रणया की गर्दन पर रब कर रही थी। प्रणया को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे अब नींद आने लगी थी। प्रणया अवन्या को लिटाती है और खुद भी लेट जाती है। प्रणया अपनी आंखें बंद करती है तो वहीं अवन्या की भी आंखें बंद थी। अव्यान दोनों को देख रहा था। दोनों को देखते देखते उसे भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह रंध्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, इसीलिए सब घर आ चुके थे। धारा घर आते ही सबसे पहले प्रणया के पास चली जाती है। प्रणया इस वक्त कमरे में थी और अवन्या को बाथरूम में नहला रही थी। अवन्या खुशी से पानी को जोर जोर से मार रही थी, जिससे प्रणया भी पूरी भीग रही थी। आवाज़ सुनकर धारा बाथरूम की ओर पड़ जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रणया से आखिर नजरें कैसे मिलाए। बहुत मुश्किल से वो अपने कदम बढ़ाकर अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। धारा सामने देखती है। सामने का नज़ारा देखकर वो बिल्कुल चुप रहती है। प्रणया अवन्या की हरकत से हंस रही थी, तभी उसे धारा की आवाज़ सुनाई देती है, भाभी। प्रणया आवाज़ से ही पहचान लगती है कि वो कौन है। प्रणया कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है, फिर खड़ी होकर धारा की ओर मुड़ती है। धारा प्रणया को देखते ही नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसने जो पहले गुस्से में कहा था वो नॉर्मल बात नहीं थी। धारा हिचकिचाते हुए कहती है, भाभी वो। इसके आगे धारा कुछ कहती, प्रणया एकदम से पूछती है, रंध्र कैसा है? ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई है ना? धारा नाम में सिर हिलाती है और कहती है, नहीं भाभी, इतना ज़्यादा गहराई तक नहीं लगी। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रणया फिर कुछ पल शांत रह जाती है। आज धारा और प्रणया दोनों को ही एक दूसरे से बात करने में बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद प्रणया कहती है, धारा आप चिंता मत कीजिए, अब से एंजल रंध्र के आसपास भी नहीं जाएगी। धारा ये सुनकर जल्दी से आगे बढ़ती है और प्रणया के हाथ को पकड़ लेती है। धारा की आंखों में गिल्ट साफ छलक रहा था। वो प्रणया को देखते हुए कहती है, नहीं भाभी, मैंने पता नहीं रंध्र की हालत देखकर क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी। प्रणया बिल्कुल चुप थी। ये देखकर धारा कहती है, अवन्या की कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी है। मैंने उस पर बिना मतलब का इल्ज़ाम लगाया। सॉरी भाभी। प्रणया कुछ पल तो यूं ही शांत रहती है, फिर अपना चेहरा उठाकर धारा को देखकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ धारा, जिस तरह रंध्र तुमसे पहले दूर हुआ वो डर अब भी तुम्हारे अंदर है। अब तुम उसे बिल्कुल नहीं खोना चाहती, इसीलिए तुम ओवर रिएक्ट करती हो। धारा देख पा रही थी कि प्रणया किस तरह से उसके दिल की बात को समझ रही थी। प्रणया अब धारा के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, कोई बात नहीं। प्रणया ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। ये देखकर धारा इमोशनल हो जाती है। अगर कोई और होता तो धारा से झगड़ा कर लेता, लेकिन प्रणया बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। धारा के अंदर गिल्ट था, यही प्रणया के लिए बहुत बड़ी बात थी। धारा कहती है, भाभी आपने मुझे माफ़ कर दिया। प्रणया हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, तो तुम्हें क्या लगा मैं झगड़ने लगूंगी जैसे हर देवरानी भाभी झगड़ती है? धारा मुस्कुराते हुए नाम में सिर हिलाती है। प्रणया भी मुस्कुराती है और धारा को गले लगाकर कहती है,
एक्चुअली मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर रंध्र नहीं होता तो पता नहीं मेरी एंजल का क्या होता। दोनों अलग होते हैं। धारा प्रज्ञा से कहती है, थैंक यू का हकदार तो रंध्र है, मैं तो थप्पड़ खाने के लायक हूँ। प्रज्ञा उसकी इस बात से हर्ष देती है। प्रज्ञा कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा रंध्र आ गया है ना, मुझे उससे मिलना है। बोलकर वो जल्दी से अवन्या को बाथटब से निकालती है। प्रज्ञा अवन्या को रेडी करती है और जल्दी से रंध्र से मिलने के लिए जाती है। धारा भी उसके साथ ही जाती है। प्रज्ञा ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ती ही जा रही थी, तभी उसे कुछ ख्याल आता है। वो एकदम से रुक जाती है। उसके रुकने से धारा के भी कदम रुक जाते हैं। प्रज्ञा धारा की ओर देखकर पूछती है, एंजल रंध्र के पास जा सकती है ना? धारा को ये सुनकर बुरा लगता है। प्रज्ञा इस तरह उससे परमिशन ले रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। धारा कहती है, भाभी आप प्लीज़ ऐसे सवाल मत कीजिए, आई एम रियली सॉरी। प्रज्ञा जल्दी से कहती है, ओके वो मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा चलो चलते हैं। दोनों अब ध्रुवंश के कमरे में जाते हैं। रंध्र बेड पर बैठा हुआ पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। धारा जैसे ये देखती है तो वो जल्दी से आगे बढ़कर सारे पजल्स को वहाँ से हटाते हुए कहती है, रंध्र अभी आपको ये सब नहीं खेलना है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। रंध्र एक नज़र धारा को देखता है। वो अच्छे से देख सकता था कि उसकी मॉम हद से ज़्यादा चिंता करती है। रंध्र धारा को देख ही रहा था, तभी उसे प्रज्ञा की आवाज़ सुनाई देती है, रंध्र रंध्र। अब प्रज्ञा को देखता है। प्रज्ञा को देखते ही उसकी नज़र प्रज्ञा की गोद में छटपटाती हुई अवन्या पर जाती है। अवन्या को देखकर रंध्र कहता है, एंजल को छोड़ दीजिए मम्मा। रंध्र की बात सुनकर प्रज्ञा अवन्या को छोड़ देती है। अवन्या जल्दी से घुटनों के बल चलकर रंध्र के पास जाती है और उसके माथे पर लगी पट्टी को छूते हुए कहती है, बू बू। अवन्या रंध्र की पट्टी वाली जगह पर अब फूंक मारने लगती है। प्रज्ञा और धारा जैसे ये देखते हैं तो दोनों हैरानी के साथ मुस्कुरा उठती हैं। प्रज्ञा रंध्र की चोट को देखते हुए पूछती है, रंध्र अब आपको कैसा लग रहा है, ज़्यादा दर्द तो नहीं है? रंध्र अब जवाब में कहता है, नो मम्मा। प्रज्ञा अब अपने हाथ बढ़ाकर उसके बैंडेज को छूने वाली होती है, तभी अचानक ही अवन्या प्रज्ञा के हाथ को झटक देती है और उसे देखकर कहती है, बू बू। अवन्या बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि रंध्र को चोट लगी है, इसीलिए उसे प्रज्ञा नहीं छू सकती। अवन्या फिर से उसके बैंडेज को फूंक मारने लगती है। प्रज्ञा मुस्कुरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी इस छोटी सी बेटी को ये सब किसने सिखा दिया। ध्रुवंश बाथरूम में था। वो बाहर आकर सबको इस तरह से देखता है तो वो भी बेड पर आ जाता है। ध्रुवंश बेड पर लेटकर प्रज्ञा से कहता है, भाभी मैंने सुना आपने धारा की बात सुनकर एंजल को रूम में बंद कर दिया। आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। प्रज्ञा ने सच में बेवकूफ़ी ही की थी। वो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी थी। ध्रुवंश अब धारा को देखता है और प्रज्ञा से कहता है, भाभी अगली बार से अगर इसने कुछ भी अनाप शनाप कहा तो आप सीधा इसे थप्पड़ मारना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। इसके आगे जो होगा मैं संभाल लूँगा। प्रज्ञा पहले तो हैरान होकर ध्रुवंश को देखती है, फिर धारा को। धारा भी उसे ही देख रही थी। वहीं ध्रुवंश अब अवन्या को देखकर कहता है, हे एंजल बस करो, ठीक हो गया। इतना बोलते ही वो रंध्र की पट्टी को छूने वाला होता है कि तभी अवन्या उसके हाथ को झटक देती है। ध्रुवंश अवन्या को हैरानी से देखता है। वो फिर से अपना हाथ बढ़ाता है तो अवन्या फिर से उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, बू बू। ध्रुवंश बार बार कोशिश कर रहा था, इसीलिए अवन्या को अब गुस्सा आ रहा था। वो बहुत गुस्से से ध्रुवंश को देख रही थी। वहीं ध्रुवंश तो बस मस्ती के लिए ये सब कर रहा था। उसे अवन्या के गुस्से से भरा चेहरा देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर नैना होलिका दहन की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं सुहानी भी मायूस होकर बैठी थी। नैना थोड़ी उदास होकर कहती है, मैंने सोचा था इस होली में हम सब एक साथ मिलकर मनाएंगे, लेकिन रुद्र और आव्या तो यहाँ से चले गए। नैना का चेहरा बहुत ही ज़्यादा उदास था। सुहानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने ना जाने द्रांश को कितने ही कॉल कर लिए, पर उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। नैना को अब द्रांश का ख्याल आता है। नैना सुहानी से पूछती है, और द्रांश कहाँ है? कुछ दिन से वो भी नहीं दिख रहे, क्या वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे? सुहानी बहुत ही ज़्यादा उदासी से कहती है, पता नहीं माँ, वो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है। नैना थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, पर जब उसे कुछ याद आता है तो वो सुहानी से कहती है, क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? सुहानी नाम में सिर हिलाती है और कहती है, झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों दंश मुझसे नाराज़ है। नैना अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, दोनों भाई एक समान है। रुद्र भी आव्या को इसी तरह परेशान करता है। एक काम करो, तुम आव्या से पूछ लो कि वो इस सिचुएशन में रुद्र को कैसे बुलाती थी। सुहानी को जैसे ही आव्या का ख्याल आता है तो उसे आव्या के आइडियाज़ भी याद आते हैं जो हमेशा ही काम करते थे, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में सुहानी हमेशा उसके आइडियाज़ में फंस भी जाती थी। लेकिन फिर भी सुहानी को आव्या से पूछने के अलावा कुछ नहीं सोचता। वो अपना फ़ोन उठाती है और सीधे आव्या को कॉल करती है। सुहानी ने सीधे आव्या से मदद के लिए कॉल कर दिया। आव्या ने कुछ ही वक्त में कॉल रिसीव भी किया। आव्या तुरंत कॉल का जवाब देती है, हेलो सुहानी, कैसी हो तुम? और मॉम कैसी है? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? कॉल रिसीव करते ही आव्या के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुहानी उसे रोकते हुए कहती है,
आव्या आव्या आराम से, हम सब यहाँ ठीक हैं। आव्या सुहानी का जवाब सुनकर राहत की सांस लेती है। वो भले ही वहाँ चली गई थी रुद्र के साथ और अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उसे भी उनकी फिक्र थी। आव्या ये जानकर बहुत खुश होती है कि सब ठीक है। तभी सुहानी आव्या से पूछती है, और आप कैसी हैं? आपने अपना हाल तो बताया ही नहीं। आव्या तुरंत जवाब में कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहानी। और बताओ वहाँ होली की तैयारी कैसी चल रही है? मैं तो होली के बारे में भूल ही गई थी, वरना मैं होली मनाने के बाद ही यहाँ आती। बोलते हुए आव्या थोड़ी उदास हो जाती है। सच में उसे होली के बारे में थोड़ा भी पता नहीं था। वो पूरी तरह से उसे भूल ही चुकी थी। सुहानी भी आव्या की बात समझ रही थी। वो आव्या से कहती है, कोई बात नहीं, आप अगले साल पूरी फैमिली के साथ मना लेना, अपने बच्चों के साथ। फिलहाल तो बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है। सुहानी जैसे ही ये कहती है तो आव्या खुद को बच्चों के साथ इमेजिन करने लगती है। उसे ये तो नहीं पता था कि उसके इन तीनों बच्चों में कितने लड़के होंगे या कितनी लड़की, या फिर तीनों ही लड़के होंगे या फिर तीनों ही लड़कियाँ। आव्या अपने तीनों बच्चों के बारे में सोचने लग गई, पर जब उसे याद आया कि वो सुहानी से बात कर रही है तो वो कहती है, हाँ अब यही ऑप्शन है। सुहानी अब ज़्यादा देर तक उसे अपने साथ बिजी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब आव्या उसके साथ रहे तो वो दूसरों को ज़्यादा अटेंशन दे। सुहानी सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहती है, आव्या मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। वो दंश पता नहीं मुझसे नाराज़ होकर कहाँ चले गए। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आव्या जब ये सुनती है तो वहाँ सामने देखती है। सामने रुद्र कॉल पर बात कर रहा था और उसने देखा था कि वो द्रांश का ही नंबर है। मतलब रुद्र द्रांश से बात कर रहा था, वहीं द्रांश सुहानी से बात ही नहीं कर रहा, ऊपर से घर से गायब है। ये सुनते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। आव्या बहुत धीरे से सुहानी से कहती है, तुम चिंता मत करो, आज और अभी वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वैसे किस खुशी में वो नाराज़ है? कुछ झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? सुहानी तुरंत नामे सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मैंने बस उनसे इतना कहा कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, बस इतने में ही वो नाराज़ हो गए और तब से ही मुझसे बात भी नहीं कर रहे। आव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सुहानी को ये कहकर कॉल कट कर दिया कि द्रांश अभी आ जाएगा, तब उससे बात कर ले। आव्या कॉल कट करने के बाद कुछ सोचते हुए अपने कान पर फ़ोन रखती है और रुद्र की ओर जाते हुए तेज़ आवाज़ में कहती है, क्या? सुहानी सीढ़ी से गिर गई, उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। रुद्र जैसे ही आव्या की बात सुनता है तो वो मुड़कर उसे देखता है। आव्या का चेहरा एकदम सीरियस था। उसने पूरे सीरियस इमोशंस के साथ ये सब कहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कितनी ज़्यादा घबराई हुई है। वो रुद्र को देखते हुए घबराई आवाज़ में कहती है, रुद्र चलो ना, हम लोग वापस चलते हैं, पता नहीं सुहानी को कितनी चोट आई होगी। आव्या देख रही थी कि द्रांश अब तक कॉल पर था, लेकिन आव्या के ये सब बोलने के कुछ वक्त बाद ही उसका कॉल कट गया। आव्या के होठों पर जीतने वाली मुस्कान थी। रुद्र एक नज़र आव्या और एक नज़र अपने फ़ोन को देखकर कहता है, ये क्या था बेबी गर्ल? आव्या एक प्यारी सी स्माइल करके कहती है, कुछ नहीं, किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रही थी। रुद्र कुछ समझ तो नहीं पाता, लेकिन वो कुछ जानना भी नहीं चाहता था। वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखने के बाद कहता है, चलो आज यहाँ का फेमस वाटरफॉल्स देखने चलते हैं। आव्या तुरंत बच्चों जैसा मुंह बनाकर नाम से हिलाती है। आव्या कहती है, मुझे होली की शॉपिंग करनी है, मुझे गुजियाँ खाने का बहुत मन है और मैं हर साल खाती भी हूँ। अब तुम मुझे गुजियाँ बनाकर खिलाओगे? आव्या बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आव्या को रुद्र के हाथों का गुजियाँ खाने को मिलेगा, ये सोचकर ही वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। आव्या की एक्साइटमेंट पर पानी फेरते हुए रुद्र जवाब देता है, मैं वो नहीं बनाऊंगा जो तुम कह रही हो, वो मैदा का बना होता है और मैदा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। उसे खाने का बहुत ही ज़्यादा मन था। वो जिद करते हुए कहती है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि मुझे 100 गुजियाँ खानी है, मुझे तो बस एक खानी है। तुम ऐसे मुझे मना नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चे ही मुझसे खाने को बोल रहे हैं। आव्या को अपने बच्चे पर दोष देता देखकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है। वो जानता था कि आव्या अपनी जिद की वजह से किसी को भी दोषी ठहरा देती है। वो आगे बढ़कर आव्या के पेट पर हाथ रखता है और पेट को देखते हुए कहता है, बेबी, क्या तुम सब बेबी गर्ल को फोर्स कर रहे हो? अगर हाँ तो मूवमेंट करो, अगर नहीं तो चुप रहो। आव्या घबरा सी जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। रुद्र ने अपने बच्चों के साथ कोक से ही अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। रुद्र अपने हाथ काफ़ी देर तक रखे रहता है, पर उसके पेट पर कोई मूवमेंट नहीं होता। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, रुद्र ये गलत है, तुमने अभी से सबको अपनी साइड कर लिया, मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनता, फिर तुम्हारी बात क्यों सुनते हैं? रुद्र आव्या के गाल को खींचते हुए कहता है, क्योंकि बेबी गर्ल, ये सब मेरी वजह से ही तो आए हैं। आव्या अब रुद्र को घूरती है। वो उससे कहती है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तुम्हारी और मेरी बराबरी की हिस्सेदारी है। तुम एक डॉक्टर को गुमराह नहीं कर सकते, समझ आया? अब चलो, मैं कौन सा तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ, मुझे क्रेविंग हो रही है। आव्या तुरंत रुद्र के हाथ को पकड़ती है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जाती है। वहीं पटना में एक कार बहुत ही तेज़ रफ्तार में रुद्र के विला में रुकती है। कार से द्रांश बाहर आता है और वो सीधा घर के अंदर जाता है। वो इतने ज़्यादा हड़बड़ी में था कि उसने अपने बॉडीगार्ड से ये तक नहीं पूछा कि सुहानी कैसी है।
वो बस सीधा घर पर आ गया। द्रांश अंदर जाकर देखता है तो उसकी नज़र सुहानी पर जाती है, जो सही सलामत बैठी हुई थी और सुहांश को मालिश कर रही थी। भले सुहानी की आंखों में एक तड़प थी, पर वो ज़्यादा किसी के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। नैना सुहानी को मालिश का प्रोसेस बता रही थी। सुहानी को आव्या की बात याद थी, इसीलिए वो बार बार दरवाजे की ओर भी देख रही थी। अब जब उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है तो सामने द्रांश को पाती है। द्रांश को देखते ही सुहानी के मालिश करते हुए हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। वो द्रांश को सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी जो तड़प थी वो द्रांश को साफ तरीके से दिख रही थी। पर जब द्रांश को समझ आया कि आव्या ने झूठ बोलकर उसे यहाँ बुलवाया तो द्रांश के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गए। उसे ये भी समझ आ चुका था कि सुहानी ने ही आव्या से ऐसी हेल्प ली थी। सुहानी के सिवाय द्रांश को वहाँ किसी ने भी नहीं देखा था। द्रांश अब वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सुहानी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे चली जाती है। नैना भी उसे ऐसे हड़बड़ाता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ सुहानी? पर सुहानी इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने नैना की कोई बात ही नहीं सुनी। सुहानी दौड़ते हुए बाहर जाती है तो उसकी नज़र द्रांश पर जाती है, जो अब तक कार में बैठ चुका था। वो कार स्टार्ट करता है। सुहानी जल्दी से जाकर उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है। द्रांश ने कार स्टार्ट कर ली थी, लेकिन सुहानी को आगे देखकर वो रुक गया। सुहानी उसे देखते हुए जोर से पूछती है, दंश क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अगर कोई गलती हुई है तो मुझसे कहिए ना। द्रांश एक झटके से दरवाज़ा खोलता है। सुहानी ये देखकर डर जाती है। द्रांश तेज कदमों से जाकर सुहानी के पास जाता है और उसके कंधे को जोर से पकड़कर कहता है, तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलवाया। सुहानी कन्फ्यूज्ड हो जाती है। उसने ऐसा क्या झूठ बोल दिया? सुहानी उसी कन्फ्यूजन में कहती है, मैंने क्या झूठ कहा? द्रांश की आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वो गुस्से से कहता है, क्या झूठ कहा तुमने? क्या तुमने ये कहकर नहीं बुलवाया कि तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई हो? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। द्रांश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में होने के बावजूद भी सुहानी के लिए फिक्र साफ छलक रही थी। सुहानी को धीरे धीरे समझ आ चुका था कि शायद ये सब आव्या का किया धरा है। हर बार की तरह सुहानी इस बार भी फंस चुकी थी। सुहानी द्रांश की आंखों में ही देख रही थी। वो द्रांश की आंखों में देखकर इमोशनल होकर कहती है, और आप जो अचानक से मुझसे नाराज़ हो गए, बिना मुझे बताए यहाँ से कहीं चले गए, उसका क्या? मैं आपको देखने के लिए तड़प रही थी, उसका क्या? द्रांश एकदम से कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बोलते ही वो सुहानी को छोड़ देता है। द्रांश फिर से कार में बैठ जाता है। वो सामने सुहानी को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। द्रांश कार स्टार्ट करता है और जिस ओर गमला सब रखा गया था उस ओर से चला जाता है। सारे गमले टूट जाते हैं। सुहानी बस उसे देखती रह जाती है। सिंघानिया विला। रात के करीब 7 बज रहे थे। सभी गार्डन में खड़े थे जहां उन्होंने होलिका दहन के लिए तैयारियां की थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब बस उसे जलाने की बारी थी। विशाखा और उसके साथ घर की सारी बहुएं पूजा करती हैं। पूजा के बाद सब होलिका जलाते हैं। उसके जलाते ही सभी ऊपर उठती आग को देख रहे थे। आज वही दिन था जब बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत हुई थी। सबका ध्यान बस ऊपर था। तभी अचानक ही प्रज्ञा को कुछ ख्याल आता है। वो अपने आसपास देखती है, फिर अव्यान की ओर देखती है। अवन्या इस वक्त वहाँ नहीं थी। पूरे घर की भीड़ को देखते हुए प्रज्ञा एकदम से घबराते हुए कहती है, एंजिल कहाँ है? प्रज्ञा जैसे ही ये सवाल करती है तो सबका ध्यान उसकी बातों पर चला जाता है। सब अवन्या को देखते हैं, पर अवन्या वहाँ कहीं नहीं थी। गार्डन का हर चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी जब अवन्या नहीं मिलती तो प्रज्ञा बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे याद था कि अवन्या सबके साथ बाहर निकली थी। प्रज्ञा सामने आग की लपटों को देखती है और कुछ सोचते हुए ये खींचकर घुटनों के बल बैठ जाती है। एंजल। प्रज्ञा को ऐसे देखकर सबकी नज़र उस आग की लपटों पर चली जाती है। प्रज्ञा को ऐसा लगा जैसे अवन्या उस आग के अंदर चली गई। तभी रोनी सबको आवाज़ देता है। रोनी और अप्रीता वैसे तो और टाइम बिताने वाले थे, लेकिन होली की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। रोनी की आवाज़ देखते ही अव्यान जल्दी से उस ओर जाता है। रोनी इस वक्त ध्रुवंश की जीप के नीचे देख रहा था। अव्यान भी झुककर देखता है तो अवन्या जीप के नीचे बैठी हुई खेल रही थी, या यूं कहें कि सबको परेशान कर रही थी। अव्यान, जो अब तक खुद डरा हुआ था, अवन्या को देखकर उसकी जान में जान आ गई। वो अवन्या को बुलाता है, एंजल। अव्यान की आवाज़ से अवन्या का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। अवन्या कहती है, पापा। अव्यान उससे कहता है, क्या कर रही हो तुम वहाँ? बाहर आओ। अवन्या कुछ बताना तो चाह रही थी, पर वो क्या कर रही है ये तो अव्यान को ही समझ नहीं आता। अवन्या जीप के नीचे से बाहर आती है। पूरी फैमिली वहाँ बाहर ही खड़ी थी। अवन्या बाहर आती है। अवन्या के बाहर आते ही अव्यान उसे गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा इमोशनल होकर जल्दी से आगे बढ़ती है और अवन्या को अपनी गोद में ले लेती है। प्रज्ञा रोते हुए कहती है, कहाँ चली जाती हो? मैं कितना डर गई थी। इतनी बदमाश क्यों हो तुम? अवन्या पीछे हटकर प्रज्ञा के चेहरे को देखती है। प्रज्ञा को रोते हुए देखकर अवन्या अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसुओं को साफ करती है और कहती है, मम्मा। इसके आगे भी वो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसकी बातों को कोई समझ नहीं पाता। अवन्या को देखते ही सब शांत हो जाते हैं। उन्हें चैन मिलता है ये जानकर कि अवन्या को कुछ नहीं हुआ। अब सब घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन
धारा रंध्र को रेडी कर रही थी। उसने खुद एक वाइट साड़ी पहनी थी, वहीं रंध्र को भी वाइट ड्रेस पहना रखी थी। रंध्र को इन फेस्टिवल में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, जो उसके चेहरे पर ही साफ झलक रहा था। रंध्र अपनी ड्रेस को देखकर कहता है, मॉम मुझे बाहर नहीं जाना। धारा रंध्र के बालों को हाथ से ठीक करते हुए कहती है, ठीक है मत जाना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन रेडी तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें कभी भी बुला सकता है और तुम भले मुझे मना कर रहे हो पर दूसरों को मना नहीं कर पाओगे। रंध्र धारा के हाथ को एकदम से पकड़ लेता है और कहता है, नो मॉम, जब मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। किसी ने फोर्स किया तो अच्छा नहीं होगा। धारा रंध्र को हैरानी से देखती है, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो शायद किसी को भी तबाह करने की हिम्मत रखता है। भले रंध्र बहुत ही छोटा था, लेकिन उसकी बातें बड़े जैसी थी। धारा एकदम से उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? रंध्र, ऐसा नहीं बोलते बेटा। रंध्र अब ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे धारा की बात ही नहीं सुननी। वो अपनी मर्जी का मालिक था, जो अभी से समझ आ रहा था। धारा उसे बस देखती रह जाती है। रंध्र अपने कपड़े निकाल देता है और अपने पहले वाले कपड़े पहन लेता है। बालकनी में खड़ा ध्रुवंश इस वक्त वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। आव्या खुशी से झूमते हुए ध्रुवंश से कहती है, अंश तुम्हें पता है मेरे तीन बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ध्रुवंश पहले तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर आव्या की खुशी देखकर वो भी खुश हो जाता है। अब तक घर में किसी को भी पता नहीं था कि आव्या की कोख में 3 बच्चे हैं। अगर किसी को पता था तो वो आदित्य, अव्यान और अब ध्रुवंश को। ध्रुवंश आव्या से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्यूलिप। इस वक्त मुझे एक गाना याद आ रहा है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। बोलते ही वो हंसता है। आव्या भी हंसती है। कुछ पल दोनों चुप होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर आव्या कहती है, हैप्पी होली अंश, मैंने सबके लिए होली गिफ्ट भेजे हैं, देखकर बताना कैसा है। और हाँ, रंध्र कैसा है और मेरी क्यूट एंजल? ध्रुवंश कहता है, दोनों ही अच्छे हैं और रंध्र तो तुम्हें बहुत मिस करता है। आव्या ये सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। आखिर 1 साल उसने रंध्र के साथ बिताया था। ध्रुवंश फिर कहता है, ट्यूलिप तुम ठीक तो हो ना? अगर रुद्र ने कुछ गलत किया तो मुझे बताना। आव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, तुम्हें ही तो बताऊंगी और किसे बताऊंगी। ध्रुवंश और आव्या बहुत देर तक बात करते हैं। दोनों की जब बात खत्म होती है तब वो मुड़ता है। उसके मुड़ते ही उसे धारा दिखती है। धारा के चेहरे को देखकर ध्रुवंश कहता है, क्या हुआ? धारा कुछ पल तो ध्रुवंश को देखती रहती है, फिर कहती है, ध्रुवंश, रंध्र जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी फैमिली के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। वो खुद अकेले में ही रहना पसंद करता है। जब सुहांश यहाँ था तब वो ठीक रहता था, लेकिन आजकल वो सबसे दूर दूर रहने लगा है। आज भी उसने होली के लिए बाहर जाने से मना कर दिया और कहता है कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। ध्रुवंश हंसते हुए कहता है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें रंग नहीं पसंद, होली भी गंदा होना नहीं पसंद। रंध्र भी उनमें से एक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। बोलते ही ध्रुवंश धारा के गाल को खींचता है। ध्रुवंश अब वहाँ से जाने लगता है। तभी धारा कहती है, ध्रुवंश कहीं उसकी मर्जी के चक्कर में हम उसे खो ना दें। तुम समझ रहे हो ना, उसे फैमिली में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो दूर होता जा रहा है। ध्रुवंश एक गहरी सांस लेता है और मुड़कर धारा के पास आकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश धारा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करती हो? धारा ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहती है, ध्रुवंश मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ जिससे तुम और रंध्र दोनों मुझसे दूर हो जाओगे। खासकर रंध्र सबसे दूर हो जाएगा। ध्रुवंश अब सीरियस हो जाता है। वो कहता है, अपनी बकवास बंद करोगी तुम? अपनी ये ओवर थिंकिंग बंद करो। धारा एकदम से कहती है, ये मेरी ओवर थिंकिंग नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं हर बार गलत नहीं होती। ध्रुवंश बहुत गौर से धारा की आंखों में देखता है। वो देख रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है। ध्रुवंश धारा को देखते हुए ही कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई कुछ बोलता है तो ध्रुवंश ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। ध्रुवंश अब धारा को देखता है और कहता है, ओके मैं समझ गया, मैं कुछ करता हूँ, फिलहाल तुम मुझ पर ध्यान दो। बोलते ही ध्रुवंश धारा की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। ध्रुवंश धारा के बालों को साइड करते हुए कहता है, तुम्हें याद है यही वो त्यौहार था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? धारा पिछले दिनों को याद करती है जब ध्रुवंश ने सीधे उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दिन को याद करते हुए धारा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुवंश कहता है, और तुमने कहा था आई एम नॉट इंटरेस्टेड। धारा को हंसी आ जाती है। हाँ, ये सच था कि उसने ध्रुवंश को रिजेक्ट किया था, क्योंकि ध्रुवंश को वो ज़्यादातर बहुत सी लड़कियों के साथ देखती रहती थी, और रीज़न ये भी था कि उसे बस अपने भाई को अच्छी ज़िंदगी देनी थी। धारा हंसते हुए कहती है,
उस वक्त तुम्हारा मुंह देखने लायक था। ध्रुवंश उसे घूरता है। वो धारा के बेहद करीब झुककर कहता है, पर सीरियसली मेरे पीछे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की पड़ी थी और मैं तुम्हारे पीछे पागल था। धारा ध्रुवंश की आंखों में ही देख रही थी। धारा की जिंदगी में ध्रुवंश इकलौता वो इंसान था जिसने उसे प्रपोज किया, जिसने उसे किस किया, जिसने उसे पूरी जिंदगी दिखाई। उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ध्रुवंश ही था, इसके सिवाय कोई नहीं। ध्रुवंश कहता है, जानना नहीं चाहोगी क्यों? धारा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, क्यों? ध्रुवंश बहुत सीरियस था। वो धारा की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता। बोलते ही वो हंसता है। धारा उसे घूरती है। ध्रुवंश अपनी पॉकेट से होली का कलर निकालता है और उसे एक हाथ से फाड़कर ही पूरे हाथ में कलर ले लेता है। ध्रुवंश धारा की मांग में पहले सिंदूर की तरह कलर लगाता है, फिर उसके गाल पर कलर लगाकर कहता है, हैप्पी होली माई लव। धारा बस एक टक ध्रुवंश की आंखों में ही देख रही थी। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव यू। धारा धीरे से उसके सीने से लग जाती है और कहती है, आई लव यू सो मच। ध्रुवंश उसे पकड़ लेता है। वहीं गार्डन में अब सब आ चुके थे। पूरे कलर गार्डन में उड़ रहे थे। काव्या आदित्य के सामने खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। काव्या कलर लेकर आदित्य के चेहरे पर लगाती है। आदित्य काव्या को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके पास झुककर अपने गाल को काव्या के गाल से सटाता है, जिससे काव्या के गाल पर आदित्य के गाल का रंग लग जाता है। आदित्य काव्या के कान में कहता है, हैप्पी होली वाइफी। काव्या की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। आज भी जब आदित्य काव्या के बहुत करीब आता है तो काव्या की धड़कनें अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं प्रज्ञा अवन्या को लेकर खड़ी थी और अव्यान उसके सामने खड़ा था। वो सामने अपनी दोनों जिंदगी को एक साथ देख रहा था। वो पहले प्रज्ञा को होली का कलर लगाता, उससे पहले अवन्या उसके हाथ को पकड़ लेती है। अवन्या सभी से मुस्कुराकर देख रही थी कि वो एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अवन्या अव्यान के हाथ को पकड़कर खुद के गाल पर ले जाती है। ये देखकर अव्यान मुस्कुरा उठता है। अव्यान अवन्या को थोड़ा सा होली का कलर लगाता है और उससे कहता है, हैप्पी होली। अवन्या भी उसका जवाब देते हुए कहती है, हे भी होली। अवन्या की क्यूट आवाज़ सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं। अव्यान अब प्रज्ञा को होली लगाता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। प्रज्ञा भी मुस्कुराते हुए उसे कलर लगाती है। गार्डन में पूरा खुशियों का माहौल बन चुका था। अब सब मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। आरुष और ध्रुवंश ने तो प्रज्ञा का बहुत बुरा हाल कर दिया था। होली से भरे टब में दोनों ने उसे धकेल दिया था। आखिर प्रज्ञा उन दोनों की भाभी थी, ऐसे ही थोड़ी छोड़ने वाले थे। वहीं काव्या को तो अनुराग ने परेशान करके रख दिया था। काव्या का भी बहुत बुरा हाल था। सब ये देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। विशाखा ये सब कुछ देखकर उन दिनों को याद करने लगती है जब मायावती और अमरजीत उनके साथ ऐसे ही होली खेला करते थे। लेकिन वो अब इस दुनिया से गुम हो चुके थे। अगर कुछ था तो बस उनकी यादें ही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और आव्या की एक होली पार्टी में थे। आव्या को बहुत अकेलापन लग रहा था, इसीलिए उसने रुद्र से जिद की कि वो कोई भी होली पार्टी में जाएगी। दोनों एक होली पार्टी में थे जहां आव्या किसी को नहीं जानती थी, पर फिर भी वो एंजॉय कर रही थी। आव्या रुद्र को कलर लगाती है। रुद्र भी उसे कलर लगाता है। उसे लगाने के बाद वो उसके बेबी बम पर भी कलर लगाता है। आव्या रुद्र को गौर से देखते हुए कहती है, तुम बहुत बेसब्र हो रुद्र, अपनी बेटी को देखने के लिए। रुद्र कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, तभी आव्या अचानक ही थाली से लड्डू उठाकर खिला देती है। रुद्र ये सब कुछ खाने से पहले बच रहा था, लेकिन आव्या ने पूरा उसके मुंह में लड्डू घुसा दिया था। इसीलिए उसके पास निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्र को पता था कि इस होली पार्टी में सारी खाने की चीज़ों में भांग मिलाई गई है। आव्या खुद भी खाने वाली थी, पर रुद्र उसके हाथ को झटक देता है। वो सीधा आव्या के हाथ को पकड़कर वहां से लेकर जाता है। रुद्र अब किसी भी वक्त अपना होश खोने वाला था, क्योंकि स्पेशली लड्डू में बहुत ज़्यादा भांग मिलाई गई थी। रुद्र अब बस आव्या को सेफली होटल पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब उसके बस में ये सब नहीं था। रुद्र का अचानक से ही सिर चकराने लगता है। आव्या उसे इस हालत में देखकर पूछती है, क्या हुआ रुद्र? रुद्र अपने सिर को पकड़कर कहता है, उस लड्डू में भांग मिलाई गई थी। आव्या हैरान हो जाती है। वो रुद्र को खुद पता नहीं था कि वो ये क्या करने वाला है, वो कैसी हरकतें करेगा, ये तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। आव्या उसे संभालते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था। रुद्र अपने सिर को झटकता है, लेकिन भांग का नशा अब उसके सिर पर ऐसा चढ़ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आव्या बहुत मुश्किल से रुद्र को कार के पास लेकर जाती है। कुछ आधे घंटे में ही रुद्र पूरी तरह से नशे में आ चुका था। आव्या उसकी कार में बैठने वाली थी, तभी अचानक ही रुद्र नीचे बैठ जाता है। आव्या रुद्र के हाथ को पकड़कर कहती है, रुद्र उठो। रुद्र आव्या को अपनी नशीली आंखों से देखता है। उसे आव्या का चेहरा तक ढंग से नहीं दिख रहा था। वो अचानक ही आव्या के हाथ को झटकता है और कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है मॉम। रुद्र के मुंह से अपने लिए मॉम सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो रुद्र से कहती है, रुद्र मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। रुद्र किसी बच्चे की तरह मुंह बना लेता है, क्योंकि उसे अब आव्या की बातें तक समझ नहीं आ रही थी। आव्या रुद्र को ऐसे देखकर और ज़्यादा हैरान थी। हालांकि रुद्र की बच्चों वाला मुंह देखकर आव्या बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रुद्र या तो कभी सीरियस रहता था
तो कभी बहुत गंभीर। वो मुस्कुराता भी था तो एक लिमिट में मुस्कुराता था। रुद्र अब उसी रोड पर लेट जाता है और कहता है, मॉम मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है एंड डोंट डिस्टर्ब मी। इतना बोलते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आव्या वहाँ बैठकर उसे उठाते हुए कहती है, रुद्र रुद्र सुनो, पहले घर चलो फिर आराम से सो जाना। ये रोड है, तुम रोड पर ऐसे नहीं सो सकते। रुद्र मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं ये मेरा बेड है, मुझे सोने भी नहीं दे रहे, आप गंदी मॉम हो। आव्या अब अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे देखती रहती है। टू बी कंटिन्यूड।